वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। ये UFC 288 का ग्रैंड एपिसोड है। सबसे पहले आप टाइम नोट कर लीजिए। UFC 288 जो है सुबह 7:30 बजे आएगा। कहाँ पे देखना है आप सभी को पता है। 10 to 10 में दिखाई देगा, सोनी लिव में दिखाई देगा, जियो टीवी में आराम से दिखाई देगा। ठीक है ना। ये ग्रैंड एपिसोड इसलिए है क्योंकि पिछले 1.5 हफ्ते में या शायद 10-15 दिन में जितने भी एपिसोड मैंने बनाए हैं जो UFC 288 से रिलेटेड है, वो सारे एपिसोड आपको एक जगह दिख जाएंगे। अगर आपने सब कुछ देख रखा है तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर नहीं देखा है तो ये पूरा एपिसोड ज़रूर देखिए। आपको 288 के बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी मिल जाएगी। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट का नॉलेज अगर आपको चाहिए तो ये सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा एपिसोड किस किस बारी में आने वाला है। सबसे पहला एपिसोड आप वो देखेंगे जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आखिर क्यों गिलबर्ट बर्न्स और बिलाल की फाइट जो है बिल्कुल बकवास फाइट है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इन दोनों पे थोपी गई और ये गलत फाइट है। दूसरा एपिसोड जो है वो अल्जमेन स्टर्लिंग पे है, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये फाइट अल्जमेन स्टर्लिंग को जीतना क्यों ज़रूरी है अगर उसको दुनिया की नज़र में इज्जत कमाना है। तीसरा एपिसोड जो है वो आपको मिलेगा आपके हेनरी सेहूटो की बायोग्राफी का। चौथा एपिसोड आपको मिलेगा बिलाल मोहम्मद वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स का जो फाइट का एनालिसिस है। पांचवा एपिसोड जो आपको मिलेगा वो है हेनरी सेहूटो वर्सेस अल्जमेन स्टर्लिंग की फाइट का एनालिसिस। ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस में सारे एपिसोड आपको आएंगे। ठीक है, तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। ठीक है, एंड में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है ना। तो एक एक करके सारे एपिसोड देखते हैं। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे UFC 288 की। UFC 288 के मेन इवेंट के एक फाइटर की, वो फाइटर जो अपनी इज्जत के लिए फाइट करेगा। UFC के मेन इवेंट में 2 फाइटर हैं, हेनरी सेहूटो और अल्जमेन स्टर्लिंग। हेनरी सेहूटो अपनी लेगेसी के लिए फाइट कर रहा है, पर मेरा मानना है, कई लोगों का कहना है कि वो लेगेसी के लिए फाइट कर रहा है, बट मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। खैर, मैं बोलना भूल गया। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए प्लीज़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। मेरा मानना है कि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है इंडिया में। जब तक ये वीडियो खत्म होगा आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लोग फाइट कर रहे हैं। पहला फाइटर जो है वो है अल्जमेन स्टर्लिंग, दूसरा है हेनरी सेहूटो। हेनरी सेहूटो अपनी लेगेसी के लिए फाइट कर रहा है, ऐसा कहना है मीडिया का। बट मेरा मानना है कि अगर हेनरी सेहूटो हारता भी है ना, तो भी वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो है ही है, इस पर कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास हो सकता है कि 2-3 डिवीजन की चैंपियनशिप ना हो, बट उसके पास ओलंपिक मेडल है। कितने लोगों के पास है ओलंपिक मेडल? रोंडा राउजी के बाद कौन हुआ ओलंपिक मेडल वाला? गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, रोंडा राउजी को भी शायद सिल्वर मिला था, पता नहीं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रोंडा राउजी को गोल्ड मेडल था क्या सिल्वर था। आई डोंट रिमेंबर इट, बट मेडल था। ठीक है। दूसरा आदमी है अल्जमेन स्टर्लिंग, जो पैसा कमा चुका है, टाइटल कमा चुका है, इज्जत की तलाश में है। अल्जमेन स्टर्लिंग के लिए लोगों के दिल में बहुत इज्जत थी जब तक अल्जमेन स्टर्लिंग चैंपियन नहीं बना था। पर जिस तरीके से वो चैंपियन बना और जिस तरीके से आगे की फाइट, उसकी किस्मत, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बट फिर भी कुछ ऐसा कहते हैं ना संयोग बना कि लोगों की नज़र से उतर गया। उसमें कुछ कुछ हाथ तो उसका था, बट बहुत कुछ हाथ उसका नहीं था, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। पहली फाइट जिसकी हम बात करेंगे वो थी अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस पीटर यान 1। पीटर यान उस फाइट को आसानी से जीत रहा था, पर उसने इलीगल नी मारी ग्राउंडेड ओपोनेंट को, और उस वजह से रेफरी ने ऑफर दिया अल्जमेन स्टर्लिंग को कि क्या वो फाइट को कंटिन्यू करना चाहता है या रोकना चाहता है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता तो फाइट आगे चलती और मोस्ट प्रॉब्ली पीटर यान जीतता, बट उसने क्योंकि फाइट को रोकना चुना, इसीलिए अल्जमेन स्टर्लिंग चैंपियन बन गया। राइट, क्योंकि फाइट खत्म हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन क्योंकि पीटर यान ने किया था, इसलिए उसको चैंपियन बना दिया गया। अब यहाँ से कमीनापन चालू होता है। अल्जमेन स्टर्लिंग जब उठता है ना, तो ऐसा हाथ उठाते हुए, मतलब जो टाइटल यहाँ पे लगा हुआ है उसका बैंटमवेट चैंपियनशिप का, वो हल्का सा रो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार आदमी दुखी है यार, ये इस तरीके से नहीं, जीतना तो चाहता था बट ये तरीका उसको गलत लग रहा है। तो लोगों के दिल में इज्जत बढ़ी, बट थोड़ी देर बाद ही फोटो आने लगी, वीडियो आने लगी जहाँ वो फटे तक खुश है, और फिर वो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे वो फाइट जो हार रहा था ना, वो फाइट हार नहीं रहा था, वो जीत रहा था। अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं भी हुआ होता तो वो फाइट जीतता, जो कि गलत था।
इसके बाद दोनों की फाइट तय हुई, रीमैच अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस पीटर यान का। फाइट से 45 दिन के आसपास अल्जमेन स्टर्लिंग ने बोला कि नहीं, मेरे को सर्जरी कराना है, तो चला गया। तो लोगों के दिमाग में ये हुआ कि वो भाग रहा है। इतने में वो जो फाइट का जो दिन था, पीटर यान ने फाइट की सैंड हेगन से, और पीटर यान एक बार फिर चैंपियन बना, भला ही इंटरिम चैंपियन था, इंटरिम चैंपियन बन गया। उसके बाद अल्जमेन स्टर्लिंग लगभग जो पहली फाइट है उसके 1 साल बाद वापस आया, उन दोनों की फाइट है। और इस फाइट में मेरा मानना है कि 3 राउंड भले ही पीटर यान जीता था, बट 2 राउंड इतने डोमिनेटिंग थे कि उनको कोई नहीं ले सकता। 1 राउंड ये भी कह सकते हैं, 3 राउंड अल्जमेन स्टर्लिंग जीता था, 2 राउंड क्लियर कट पीटर यान के थे, तीसरा राउंड भी उसको दिया जा सकता था। बट जो 2 राउंड थे अल्जमेन स्टर्लिंग के, वो दोनों राउंड 10-8 थे मेरी नज़र में। इसलिए अल्जमेन स्टर्लिंग की जीत पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जीत के बाद जो थोड़ी बहुत जो जमीन खोई थी अल्जमेन स्टर्लिंग ने, वो पाना चालू किया, लोगों के दिल में जगह बनानी चालू की। उसके बाद अल्जमेन स्टर्लिंग की फाइट हुई टीजे दिलाशॉ से, जिसमें टीजे दिलाशॉ डिसलोकेटेड शोल्डर के साथ आया, और डिसलोकेटेड शोल्डर के साथ जो टीजे दिलाशॉ आया, उस वजह से वो आसानी से फाइट हारा। तो अल्जमेन स्टर्लिंग के बारे में ये कहना मुश्किल हो गया लोगों को कि ये फाइट उसने जीता, क्योंकि डिसलोकेटेड शोल्डर के साथ तो उसको हारना ही था, है ना। 3 फाइट, पहली पीटर यान वाली फाइट कॉन्फ्लिक्ट, है ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, डिस्प्यूटेड। लास्ट टीजे दिलाशॉ वाली फाइट लोगों को शक है, क्योंकि वो एक्चुअल में टीजे दिलाशॉ को हरा पाता है कि नहीं हरा पाता, क्योंकि टीजे दिलाशॉ तो ऑलरेडी फट्टे तक इंजर्ड था। तो एक ही क्लियर कट फाइट है जब से चैंपियन बना है, वो पीटर यान वाली 2 फाइट। पर अगर ये फाइट में हेनरी सहुटो को अल्जमेन स्टर्लिंग हराता है, तो तुमको झक मार के उसकी इज्जत करना पड़ेगा। देखते हैं वो सहुटो को हराएगा कि नहीं हराएगा, ये तो पता चलेगा UFC 288 में। UFC 288 में कोशिश करेंगे कल हेनरी सहुटो का वीडियो रिलीज़ करने की, बायोग्राफी वाला, और इनका एनालिसिस जो है, फाइट एनालिसिस, मैं कोशिश करूँगा फ्राइडे या सैटरडे को करूँ, है ना। ठीक है, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ये था इंडियन फाइट जंकी। लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो एक लौता UFC चैंपियन है, जो ओलंपिक चैंपियन भी रह चुका है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसके बारे में माना जा रहा था कि कभी वो फ्लाईवेट का भी चैंपियन नहीं बनेगा। ही वेंट ऑन टू बिकम फ्लाईवेट चैंपियन एंड देन बैंटमवेट चैंपियन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसका जब जन्म हुआ था तो वो पता नहीं किस देश का नागरिक था, और वो बाद में अमेरिका का सबसे यंगेस्ट ओलंपिक चैंपियन बना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो अपने आप को CCC कहता है, और पूरी दुनिया जिसको किंग ऑफ क्रिंज कहती है। आज हम बात करेंगे हेनरी सहुटो की। वैसे तो हेनरी सहुटो का जन्म 9 फरवरी 1987 को लॉस एंजलिस के एक गरीब इलाके में हुआ। और क्या आपको पता है कि हेनरी सहुटो की कहानी उसके जन्म से काफ़ी पहले चालू हो चुकी थी, जब हेनरी सहुटो को शायद उसकी माँ ने कंसीव भी नहीं किया था। हेनरी सहुटो की कहानी तब से चालू होती है जब हेनरी सहुटो के माता पिता मैक्सिको से माइग्रेट करते हैं अमेरिका, और वो भी लीगली नहीं, इलीगली। हेनरी सहुटो कहता है कि उसकी माँ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैक्सिको एक वॉर जोन था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग को समझना होगा कि आखिर क्यों लैटिन अमेरिका वॉर जोन है, आखिर क्यों लैटिन अमेरिका से लोग भाग भाग के अपनी जान हथेली में रख के अमेरिका आते हैं। मैंने जब ग्लोवर तिशोरो की बायोग्राफी की थी तो उस पर बात की थी, है ना, वो भी लैटिन अमेरिका में है। आखिर ऐसा क्यों है? प्रॉब्लम यह है कि लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दोनों में अगर कोई वहाँ का डॉन है, अगर कोई वहाँ का बाहुबली है, वो है अमेरिका। और अगर अमेरिका को लगता है कि कोई सरकार उसकी पसंद की नहीं है तो वो उस सरकार को उंगली करता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो स्थिति होती है अनस्टेबलाइज हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में जो लंपट एलिमेंट होते हैं ना समाज के, गुंडे का, राइट, वो उनको बढ़ावा मिलता है और वो जगह काइंड ऑफ वॉर जोन हो जाती है ना। तो अमेरिका की गलतियों की वजह से ही वहाँ के लोग अमेरिका को माइग्रेट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मैं बाजू वाले घर में आग लगा दूं और अगर वो मेरे घर में आए तो बोले, तो मैं बोलूं कि यार तुम मेरे घर में क्यों आ रहे हो, ठीक वैसे ही अमेरिकन बोलते हैं कि यार तुम अमेरिका में क्यों आ रहे हो, है ना। तो ये बात है। एक और बात,
लॉस एंजलिस में पैदा हुआ और हेनरी सेहूटो का कहना है कि ही इज़ अ प्राउड अमेरिकन। बट कभी ध्यान दिया है कैलिफोर्निया के शहरों के नाम? लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, सेंटा फे, सैक्रामेंटो। ध्यान से सुनो फिर से, सैक्रामेंटो, सेंटा फे, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को। इनमें से कोई भी इंग्लिश नाम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का राज था ही नहीं। सारे के सारे नाम हिस्पैनिक हैं, क्योंकि ये सब मैक्सिको का पार्ट हुआ करते थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उसकी माँ मैक्सिको के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में माइग्रेट कर रही थी। मेरा कम से कम देखने का नज़रिया यही है। खैर, जैसे तैसे हेनरी सेहूटो का जन्म हुआ 19 फरवरी 1987 को लॉस एंजलिस के एक गैटो में, यानी कि बहुत गरीब इलाके में। गरीबी के हालात ये थे कि हेनरी सेहूटो और उसके जो भाई बहन थे, कपड़े जो है वो शेयर करते थे। अगर बड़ा भाई होता था तो वो बटन खुली रखता था ताकि छोटा भाई उस शर्ट को पहन सके। छोटा भाई बटन लगाता था, और बड़ा भाई को क्योंकि वो शर्ट छोटी होती थी तो वो बटन खुली रखता था। हेनरी सेहूटो का बाप एक नंबर का, क्या कहेंगे उसको, कायर टाइप का आदमी था। एक बार तो इनके क्रिसमस के पैसे भी हेनरी सेहूटो का बाप ले गया और ड्रग्स में यूज़ कर लिया। एक प्रकार से बाप तो था हेनरी सेहूटो का, पर हेनरी सेहूटो बिना बाप के ही पैदा हो रहा था। बिना बाप के पैदा नहीं हो रहा था, बिना बाप के बड़ा हो रहा था। हेनरी सेहूटो का कहना है कि उसकी ज़िंदगी में उसने जो कुछ भी हासिल किया है वो उसकी माँ की वजह से हासिल किया है। उसकी माँ ने उसमें वर्क एथिक डाला, जिसकी वजह से हेनरी सेहूटो आज यहाँ पे है। हेनरी सेहूटो को याद है कि 6 साल की उम्र से मैक्सिकन आइसक्रीम के लिए उसके बाप और उसके बाप के दोस्त उन सब बच्चों को लड़वाते, और वहीं से हेनरी सेहूटो ने रेसलिंग चालू की एक आइसक्रीम के खातिर। 10 साल की उम्र आते आते तक हेनरी सेहूटो जो है बाकायदा रेसलिंग करने लगा। 17 साल की उम्र पहुंचते तक हेनरी सेहूटो ने 100 से ज़्यादा कंपटीशन जीत चुके थे। 100 से ज़्यादा कंपटीशन। अपने को 100 से ज़्यादा कंपटीशन हमने देखे भी नहीं है। हेनरी सेहूटो उतने कंपटीशन जीत चुका था 17 साल की उम्र में। तभी उसे ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर जो है अमेरिका का, वहाँ से फ़ोन आता है ताकि वो ज्वाइन कर सके। हेनरी सेहूटो उस ओलंपिक सेंटर को ज्वाइन करता है, और ओलंपिक सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रहना भी है, प्रैक्टिस भी करना है ताकि आपका ध्यान ना भटके। हाँ, ओलंपिक सेंटर के प्लान के अनुसार हेनरी सेहूटो को लगातार 8 साल हाईएस्ट दर्जे की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो 2012 के ओलंपिक में पदक जीत सके। पर हेनरी सेहूटो साहब बहुत जल्दी में था। उसने 2008 में ही बीजिंग ओलंपिक में पदक जीत के दिखाया, और जब वो पदक जीता तो उसकी उम्र थी 21 साल, जो कि अब तक के यूएस के इतिहास में सबसे यंगेस्ट ओलंपिक चैंपियन था। और ये जो डिवीज़न जिसमें रेसलिंग कर रहा था हेनरी सेहूटो, तो वो था 121 पाउंड डिवीज़न। जब हेनरी सेहूटो के सम्मान में एक समारोह रखा गया, बड़े बड़े नेता लोग आए, तो उन्होंने जब बात की हेनरी सेहूटो से, तो हेनरी सेहूटो ने कहा, सर मेरी माँ को सिटीजनशिप दे दीजिए। आपको पता है हेनरी सेहूटो की माँ ओलंपिक मेडल जीतने के बाद, हेनरी सेहूटो के ओलंपिक मेडल जीतने के बाद अमेरिकन सिटीजन बनी, है ना। बात आगे बढ़ती है। हमेशा हेनरी सेहूटो की कहानी हंकी डोरी नहीं रही। हेनरी सेहूटो ने 2012 के ओलंपिक के लिए भी ट्राई किया, बट ट्राई आउट में वो फेल हो गया। ड्रग टेस्ट में फेल नहीं हुआ। कंपटीशन हेनरी सेहूटो से आगे निकल चुका था। तो हेनरी सेहूटो ने सोचा कि अब ठीक है, अब लेन चेंज की जाए, और हेनरी सेहूटो ने एमएमए चुना। लगातार 2 साल रीजनल टूर्नामेंट में भाग लेके वहां के चैंपियन बनने के बाद हेनरी सेहूटो को यूएफसी से बुलावा आया, और हेनरी सेहूटो ने 2014 में यूएफसी ज्वाइन कर ली। हेनरी सेहूटो ने 4 फाइट यूएफसी में लगातार जीती, और जिसकी वजह से हेनरी सेहूटो को टाइटल शॉट मिला ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम डिमेट्रियस जॉनसन के खिलाफ। इस फाइट में हेनरी सेहूटो बुरा नहीं कर रहा था, बट एक बॉडी शॉट की वजह से हेनरी सेहूटो इस फाइट में टीकेओ हो गया, और हेनरी सेहूटो को अपनी ज़िंदगी का पहला लॉस देखना पड़ा। पर लगता है कि इस बार भगवान हेनरी सेहूटो की तरफ सही नज़र से नहीं देख रहे थे। इसकी अगली ही फाइट हेनरी सेहूटो की जोसेफ बेनाविडेस से हुई, जहाँ पर हेनरी सेहूटो को अपनी ज़िंदगी का दूसरा लॉस मिला। पर दोस्त ध्यान रखना, ये हेनरी सेहूटो है, ये ट्रिपल सी वैसे ही नहीं है। जोसेफ बेनाविडेस की जो फाइट थी वो हेनरी सेहूटो के अभी तक के कैरियर की
आखिरी फाइट थी जिसमें हेनरी सेहूटो को हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद हेनरी सेहूटो ने फिर से मेहनत की और डिमिट्रियस जॉनसन को हरा के फ्लाईवेट चैंपियन बना। अब इस बार आपको समझना पड़ेगा कि जब ये फ्लाईवेट चैंपियन बना ना हेनरी सेहूटो, तब एक बकर चल रही थी कि फ्लाईवेट डिवीज़न को बंद करने की। फ्लाईवेट डिवीज़न में कुछ नहीं रखा है। फ्लाईवेट डिवीज़न का जो सुपर हीरो था डिमिट्रियस जॉनसन, वो हेनरी सेहूटो से हारने के बाद यहाँ छोड़ भी चुका था। बैन एस्क्रेन उसकी जगह आ गया था। तो हर मीटिंग में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बकर होती थी कि अभी बंद करने वाले हैं इस डिवीज़न को, कि कल बंद करने वाले हैं, कि अब भी बंद कर दें, कब बंद करने वाले हैं किसी को पता नहीं। तब एक आदमी ने कहा कि मैं इस डिवीज़न के चैंपियन को हरा के इसको बंद करने के लिए यूएफसी की मदद करूंगा, और उस आदमी का नाम था टीजे डिलेशॉ। टीजे डिलेशॉ 125 डिवीज़न में फाइट किया और टीजे डिलेशॉ नॉकआउट हुआ 37 सेकंड्स में। 1 मिनट 37 सेकंड्स या 37 सेकंड्स में, एनीवेज 32 सेकंड्स में। बात आगे बढ़ी। टीजे डिलेशॉ के बारे में बाद में पता चला कि वो जिस फाइट के लिए ड्रग्स का, पीईडी का उपयोग कर रहा था, राइट, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का उपयोग कर रहा था। हेनरी सेहूटो ने गेम को पलटा। उसने बोला था कि वेंटमवेट चैंपियन फ्लाईवेट में आके फ्लाईवेट के चैंपियन को हरा के फ्लाईवेट को बंद करने की कोशिश कर रहा था। मैं अब वेंटमवेट डिवीजन में जाऊंगा और वहाँ का चैंपियन बनूंगा। हेनरी सेहूटो बैंटमवेट डिवीज़न में जाता है, मार्लन मोरायस को हराता है और उसका चैंपियन बनता है। अगर आपको देखना है ना कि रेजिलियंस क्या होता है, गेम प्लानिंग क्या होती है और कैसे आप फाइट में कमबैक करते हैं, तो आपको देखना होगा मार्लन मोरायस वर्सेस हेनरी सेहूटो। हेनरी सेहूटो यही नहीं रुकता है। हेनरी सेहूटो उन चैंपियन में से नहीं है जो एक बार चैंप बनने के चक्कर में एक बार चैंपियनशिप जीतते हैं और फिर सीधे नेक्स्ट वेट क्लास में चले जाते हैं। जैसे कि हेनरी सेहूटो ने फ्लाईवेट की चैंपियनशिप डिफेंड की थी टीजे डिलेशॉ के साथ, उसी तरह हेनरी सेहूटो ने वेंटमवेट की चैंपियनशिप भी डिफेंड की है, जो कि उसने डिफेंड की थी डोमिनिक क्रूज के खिलाफ। ये बात अलग है कि मेरा भी मानना था कि ये फाइट जल्दी खत्म कर दी गई, बट मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हेनरी सेहूटो फाइट जीत रहा है। तो इस फाइट को जीतने के बाद हेनरी सेहूटो ने बोला कि आई एम गोइंग टू से गुड बाय टू UFC, आई एम गोइंग टू से गुड बाय टू MMA, और हेनरी सेहूटो ने रिटायरमेंट ले लिया। जिस दिन हेनरी सेहूटो ने रिटायरमेंट ले लिया, इस चैनल पे मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि इतने समय के बाद हेनरी सेहूटो वापस आएगा, और आज हेनरी सेहूटो आपके सामने वापस है। तो मेरी शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन भी सही रहता है। अब हेनरी सेहूटो ने लगभग 3 साल बाद वापसी की है। हेनरी सेहूटो जीतेगा नहीं जीतेगा हमें नहीं पता। हेनरी सेहूटो क्या कभी ट्रिपल चैंपियन बनेगा, चैम्प बनेगा UFC में, नहीं पता। हेनरी सेहूटो पर अगर आज के बाद एक भी फाइट नहीं जीतेगा तो भी वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की गिनती में तो आएगा ही आएगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की गिनती में तो आएगा ही आएगा। अब चाहे जो भी करो, उसका ओलंपिक मेडल जो है उसको दूसरों से बेहतर बनाता है। ये था इंडियन फाइट जंकी। अपनों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। ये था इंडियन फाइट जंगी। लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं UFC 288 के को मेन इवेंट के बारे में। आज हम उस फाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये बकवास फाइट है और ये नहीं होना चाहिए। वैसे वो वीडियो पड़ा होगा मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं कि आखिर क्यों मेरा मानना है कि गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस बिलाल की फाइट नहीं होनी चाहिए थी, बट हो रही है। ये वो फाइट है जो एक्चुअली मेरे को दुख देगी, भलाई कोई भी जीते, है ना। खैर आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को कि मैंने कारण क्या दिया। बट ये फाइट अब जब होने वाली है तो हम इसका एनालिसिस करेंगे। ध्यान रहे, ये फाइट को मेन इवेंट ज़रूर है, बट ये 5 राउंड वाली फाइट है, ठीक है ना। हम इसका छोटा सा एनालिसिस करेंगे क्योंकि ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों फाइटर्स के बारे में, क्योंकि दे आर काइंड ऑफ वेरी सिमिलर। और जहाँ तक एक बार बहुत से जानकारों का कहना है कि ये फाइट बहुत इजी होनी चाहिए गिलबर्ट बर्न्स के लिए, मेरा ये बिल्कुल भी मानना नहीं है। मेरा मानना है कि ये फाइट दोनों में से किसी भी फाइटर के लिए इजी नहीं है। काफ़ी इवन फाइट है, बहुत ज़्यादा इवन फाइट है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, फाइटर बाय फाइटर जाते हैं कि
पहले एक फाइटर की बात करते हैं, फिर दूसरे फाइटर की बात करते हैं, फिर एक फाइटर के गेम प्लान की बात करते हैं, फिर दूसरे फाइटर के गेम प्लान की बात करते हैं। हम यहाँ पे एक्चुअली स्किल्स बाय स्किल्स जाएंगे, क्योंकि ये बहुत क्लोज फाइट है, दोनों के स्किल्स काफ़ी क्लोज है, ठीक है ना। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये एमएमए का सबसे अच्छा चैनल है। ठीक, हम बात कर रहे हैं बिलाल मोहम्मद वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स की। टाइम तो आपको पता ही है, सुबह 7:30 बजे से चालू होगा इवेंट, और ये वाला इवेंट मेरे ख्याल से 8:30 से 9 बजे के बीच में आना चाहिए, बट मैं गारंटी नहीं देता इस बात की। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि इन दोनों में से कोई भी फाइट हारे या जीते मेरे को डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। अब बात करते हैं स्टैंड अप की। जहाँ तक स्टैंड अप की बात है, गिलबर्ट बर्न्स बेहतर स्टैंड अप आर्टिस्ट नज़र आता है, बट ये जो शिकागो वाली टीम है ना, जहाँ से बिलाल आता है, इसमें एक खासियत है कि सारे के सारे स्ट्राइकर अनऑर्थोडॉक्स हैं। इसीलिए किस एंगल से पंच आएगा आपको समझ में नहीं आता है, और ये जो अनऑर्थोडॉक्स बिहेवियर है ना बिलाल का, ये उसको लगभग स्ट्राइकिंग में भी, मेरे को पता है कि कई लोग इस बात को विश्वास नहीं करेंगे, बस शॉन ब्रेडी वाली फाइट देखने के बाद आई बिलीव कि बिलाल की स्ट्राइकिंग पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और 19-20 का ही फ़र्क है बिलाल की स्ट्राइकिंग और गिलबर्ट की स्ट्राइकिंग में। गिलबर्ट, जहाँ तक पावर की बात है, पावर में गिलबर्ट बर्न्स के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, इस बात पे कोई शक नहीं है कि गिलबर्ट बर्न्स के पास ज़्यादा पावर है बिलाल के मुकाबले। बट बिलाल जो है, इंटरेस्टिंग बात है कि बिलाल जो है कॉम्बिनेशन पंच मारता है, और कॉम्बिनेशन पंच में बिलाल भी आपको नॉकआउट कर सकता है। वन पंच नॉकआउट तो नहीं होगा, बट कॉम्बिनेशन में ही कैन टीके यू। जहाँ तक ग्राउंड की बात है, गिलबर्ट बर्न्स अगर ग्राउंड पे आपको लेके जाता है ना, तो वो आपकी बैक चाहता है ताकि वो आपको सबमिट कर सके, और बहुत खतरनाक आर्टिस्ट है, सबमिशन आर्टिस्ट है गिलबर्ट बर्न्स। बिलाल थोड़ा अलग है। बिलाल जो है आपका टॉप कंट्रोल लेना चाहता है और टॉप से डोमिनेट करना चाहता है। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फाइट खत्म करने के चांसेस आपके मतलब ग्राउंड पे गिलबर्ट के पास जाता है, बट डैमेज करने के चांसेस बिलाल के पास जाता है। मेरा मानना है कि ये दोनों में से कोई भी फाइटर इस ग्राउंड के लिए पुश नहीं करेगा। मेरा मानना है कि स्टैंड अप फाइट होने वाली है, ग्राउंड पे तभी जाएगी जब दोनों में से किसी एक को लगेगा कि वो हार रहा है, तब वो ग्राउंड पे जाएगा। अब यहाँ पे एक लौती बात, जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्राइकिंग में थोड़ा सा एज है गिलबर्ट को, ग्राउंड में भी हल्का सा एज है गिलबर्ट को, पर एक बात जो इन दोनों एज को ख़त्म करती है वो है कार्डियो। सॉरी, ये एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है। कार्डियो गिलबर्ट से बेहतर है बिलाल का। जैसे जैसे फाइट अगले राउंड में जाती है, गिलबर्ट फेड होता हुआ नजर आता है, वहीं बिलाल जो है कंसिस्टेंट मोमेंटम बना के रखता है। बिलाल का कार्डियो गिलबर्ट से बेहतर है, इस बात पे मेरे को कोई भी शक नहीं है। बट अभी अभी रमज़ान के महीने से बिलाल आया है, तो मुझे नहीं पता कि कितनी रिकवरी हुई है, कितनी रिकवरी नहीं हुई है, और बिलाल किस हालत में है। बट मेरा मानना है कि बिलाल इज़ अ प्रोफेशनल, सो उसका कार्डियो गिलबर्ट से बेहतर होगा। ये 5 राउंड वाली फाइट है, इसलिए ध्यान रहे, गिलबर्ट को अगर हराना है तो पहले 2 राउंड में ही हराना होगा, क्योंकि जैसे जैसे राउंड ऊपर जाते जाएंगे बिलाल का कार्डियो उसके काम आते जाएगा। और स्किल कितनी भी अच्छी हो, अगर आपके पास स्पीड नहीं है, क्योंकि कार्डियो नहीं बचा है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कितने केपेबल हो। और कार्डियो अगर नहीं बचेगा तो आपका पावर भी जाता है ना। तो जो दोनों एज हैं आपके गिलबर्ट के पास, वो कार्डियो के साथ चली जाएंगे। इसीलिए बिलाल को चाहिए कि वो रुके, पहले राउंड में रुके, और शायद हो सके तो दूसरे राउंड में भी रुके। जो भी देना है गिलबर्ट बर्न्स को, ही हैज़ टू टेक इट, सहन करे, और फिर तीसरे, चौथे, 5वें राउंड में जीतने की कोशिश करे। मतलब दैट्स द गेम प्लान। दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है कि एक्चुअली बिलाल कैन विन दिस फाइट। दिल क्या कहता है कि बिलाल जीते या गिलबर्ट जीते, एमएमए हारेगा। वो लोग जो इतनी मेहनत से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, दोनों में से कोई एक हारेगा। पैसे की बात है जहाँ तक, तो इस फाइट में पैसा नहीं लगाता, क्योंकि ये फाइट मेरा देखने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आप बताइए आपको क्या लगता है। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे।
वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं UFC 288 की। UFC 288 में UFC 288 के मेन इवेंट की। इस फाइट में या तो एक आदमी अपनी लेगेसी बनाएगा या फिर एक आदमी दुनिया भर से अपनी इज्जत पाएगा। हम बात करने जा रहे हैं अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस हेनरी सेहूटो की फाइट, जो कि बैंटमवेट चैंपियनशिप के लिए है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये इंडिया में MMA का सबसे बेहतरीन चैनल है। आप जब ये वीडियो देखकर उठेंगे तो आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा, ये मेरा वादा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब भी करिएगा और 4 गालियाँ भी देके जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन में क्लिक कर दिया। चलिए इस फाइट के बारे में बात करते हैं। खैर, फाइट का समय नोट कर लीजिए। फाइट जो है 7:30 बजे के आसपास से चालू होगी। प्रीलिम्स जो है इसके पहले चालू होंगे लगभग 4:30 के आसपास से। ठीक है, मेन इवेंट अगर आप बात करेंगे, ये हेनरी सेहूटो वाली फाइट लगभग 9 से 10 बजे के बीच में स्टार्ट होगी। ठीक है ना, सारी चीज़ें नोट कर ली। आपको पता है कहाँ पे देखना है। सोनी 10-2, 10-3 में दिखाई देता है, सोनी लिव में दिखाई देता है, आप सब जगह देख सकते हैं। अब बात करते हैं अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस हेनरी सेहूटो की। मैं इस फाइट के बारे में बात करूं उससे पहले एक बात आपके लिए कहना, मेरे लिए कहना ज़रूरी है कि ये फाइट, कई लोग कह रहे हैं कि हेनरी सेहूटो अपनी लेगेसी के लिए फाइट कर रहा है। मैंने भी आपको शुरू में यही कहा, बट मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना है कि ये फाइट हेनरी सेहूटो जीते या हेनरी सेहूटो हारे, हेनरी सेहूटो की लेगेसी ऑलरेडी सेट है। हेनरी सेहूटो ओलंपिक चैंपियन है, हेनरी सेहूटो फ्लाईवेट चैंपियन है, हेनरी सेहूटो बैंटमवेट चैंपियन है, और वो कोई भी चैंपियनशिप अभी तक हारा नहीं है। इसलिए अगर ये फाइट हारता भी है तो उसकी लेगेसी इंटैक्ट है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग हेनरी सेहूटो को क्रिंज समझते हैं, बट उस क्रिंज के पीछे एक होता है क्रिंज जिसमें आप देख नहीं पाते अपन ना चीज़ों को, जो आदमी कर रहा है, अरे यार तू हटा नहीं है, ये सब मत कर। वहीं एक क्रिंज होता है कि यार ये लूज़र क्या बात कर रहा है। तो जो लूज़र वाला जो क्रिंज की फीलिंग आती है ना, वो हेनरी सेहूटो में नहीं आती है। हेनरी सेहूटो का जो क्रिंज है वो मैन्युफैक्चर्ड क्रिंज है, एक्चुअल क्रिंज नहीं है। बाकी बहुत जो दूसरे फाइटर हैं जिन जो एक्चुअली क्रिंज हैं, जो लूज़र हैं और अपने आप को बड़ा बताते हैं, उनके बारे में कभी और बात करेंगे। बट हेनरी सेहूटो ये फाइट हारे या हेनरी सेहूटो ये फाइट जीते, किसी का बाप हेनरी सेहूटो से उसकी रिस्पेक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि हेनरी सेहूटो ने ओलंपिक मेडल जीता है, बैंटमवेट चैंपियनशिप जीती है, फ्लाईवेट चैंपियनशिप जीती है। और मैं 3 नाम लेता हूँ। हेनरी सेहूटो ने TJ डिलशॉ को हराया है। TJ डिलशॉ के बारे में आप जो भी कहें, जो भी विचार हो, पर आज तक के बैंटमवेट में सबसे बेहतरीन बैंटमवेट में से एक अगर कोई है तो वो है TJ डिलशॉ। आज से 4 साल पहले आपने पूछा होता ना कि बेस्ट बैंटमवेट ऑफ ऑल टाइम, बैंटमवेट का अगर गोट अगर कोई होता तो कौन होता, उसका नाम होता डोमिनिक क्रूज। हेनरी सेहूटो ने डोमिनिक क्रूज को भी हराया है। और मेरा फेवरेट फाइटर, जो मेरा मानना है कि हमेशा गोट के ट्रांजिशन में लोग, कन्वर्सेशन में लोग भूल जाते हैं, और अगर वो फाइट जीतता है, फ्राइडे को, वैसे सैटरडे को उसकी भी फाइट है, अगर वो फाइट जीतता है तो मेरा मानना है कि वो एक कदम आगे जाता है जॉन जोन्स से, और वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होता है। और उसका नाम है डिमेट्रियस जॉनसन, द माइटी माउस। उसको भी हेनरी सेहूटो ने हराया है। तो 36 साल का हेनरी सेहूटो अगर 33 साल के अल्जमेन स्टर्लिंग से हार भी जाता है तो उसकी लेगेसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई विल फाइट एनीबडी हु सेज दैट। अब जब हेनरी सेहूटो की बात कर लिए, लेगेसी की बात कर लिए, तो एक लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिकली ये फाइट अल्जमेन स्टर्लिंग को आसानी से जीतनी चाहिए। आप बोलोगे यार आपने एनालिसिस नहीं किया, पहले ही ज्ञान दे रहे हो। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है। अल्जमेन स्टर्लिंग, हेनरी सेहूटो रेसलर अच्छा है, बट अल्जमेन स्टर्लिंग बेहतर ग्रैपलर है, और बेहतर रेसलर वर्सेस बेहतर ग्रैपलर में हमेशा बेहतर ग्रैपलर जीतता है। हेनरी सेहूटो स्मॉलर बैंटम वेट है, वो फ्लाई वेट से बैंटम वेट में आया है। वहीं अल्जमेन स्टर्लिंग बैंटम वेट के दूसरे कॉर्नर में है, यानी कि बड़ा बैंटम वेट है, यानी कि वो फेदर वेट में भी जाएगा तो छोटा नहीं लगेगा। एक्चुअली फेदर वेट में भी जाएगा तो वोल्कानोस्की के सामने बड़ा दिखाई देगा अल्जमेन। ठीक है ना। वहीं हेनरी सेहूटो ओल्ड है और अल्जमेन स्टर्लिंग यंग है। पर अगर यही कागज में यही आंकड़े फाइट करते तो फिर हम क्यों होते? यहाँ इंसान फाइट करते हैं, इसलिए हम फाइट का एनालिसिस करेंगे। हेनरी सेहूटो वर्सेस अल्जमेन स्टर्लिंग। पहले हेनरी सेहूटो की बात करते हैं। जहां तक हेनरी सेहूटो की स्ट्राइकिंग की मामला है,
आज से 7 साल पहले वाला हेनरी सहूटो आज नहीं बचा है, जो कि सिर्फ रेसलिंग पर डिपेंड करता था। हेनरी सहूटो बहुत शानदार स्ट्राइकर है। हेनरी सहूटो की स्ट्राइकिंग बहुत डायनेमिक है और हेनरी सहूटो बहुत तेजी से डिसीजन लेता है। इसीलिए स्ट्राइकिंग में हेनरी सहूटो के सामने कहीं भी नहीं बैठता है अल्जमेन स्टर्लिंग। बट अल्जमेन स्टर्लिंग के पास एक एडवांटेज है और वो है रीच का। ठीक है, अल्जमेन की भी बात करेंगे। जहाँ तक रेसलिंग की बात है, रेसलिंग में इस बात पे कोई शक नहीं है कि अल्जमेन स्टर्लिंग से बेहतर रेसलिंग है हेनरी सहूटो की। बट ग्राउंड पे अगर सबमिशन, ग्राउंड पे अगर बात करें दोनों में से ज़्यादा कंट्रोल कौन कर सकता है अच्छा, तो मैं कहूँगा अल्जमेन कर सकता है। एक बात है जो हेनरी सहूटो को उन सबसे अलग करती है, दो बातें। पहला, हेनरी सहूटो में दम है एडवर्सिटी को ओवरकम करने की। ओलंपिक गोल्ड मेडल का उसका वो देखोगे ना, पहली फाइट में वो हार रहा था फिर जीत गया, दूसरी फाइट में वो हार रहा था फिर जीत गया, तीसरी फाइट में वो हार रहा था फिर जीत गया, सेमीफाइनल में हार रहा था फिर जीत गया, फाइनल में गोल्ड मेडल की फाइट में वो हार रहा था फिर जीत गया। यानी कि एडवर्सिटी को ओवरकम करना कैसे आता है, ये हेनरी सहूटो को बहुत शानदार तरीके से आता है, उसको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हेनरी सहूटो का फाइट आईक्यू बहुत शानदार है। हेनरी सहूटो फाइट के बीच में बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट करता है। आप देखोगे हेनरी सहूटो कुछ एक तरीके से फाइट कर रहा है पहले राउंड में, वहीं दूसरे राउंड में वो बहुत से चेंजेस करता है और फाइट में आता है। हेनरी सहूटो इज़ अ वेरी थिंकिंग फाइटर, राइट। वो क्रिंज के कारण क्या है ना, हम बहुत से लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। एनीवेज, अल्जमेन स्टर्लिंग की बात करते हैं। अल्जमेन स्टर्लिंग एक्चुअली बुरा स्ट्राइकर नहीं है, अच्छा स्ट्राइकर है। मेहराब से 10 गुना बेहतर स्ट्राइकर है। वहीं मेहराब का कार्डियो अल्जमेन से बेहतर है। मेहराब की बात नहीं कर रहे हैं, खैर अल्जमेन जो है अच्छा स्ट्राइकर है बट हेनरी से अच्छा नहीं है। बट एक चीज़ जो उसको हेनरी के बराबर लेके जाती है वो है रीच। मेरे ख्याल से 7 या 8 इंच का रीच एडवांटेज है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हेनरी सहूटो से बेहतर ग्रैपलर है आपका अल्जमेन स्टर्लिंग, इसलिए अल्जमेन स्टर्लिंग की जीत का रास्ता ग्राउंड से होके जाता है और हेनरी सहूटो को अवॉइड करना है। एक प्रॉब्लम जो अल्जमेन स्टर्लिंग के पास हमेशा सामने दिखाई देती है वो ये है कि अगर एक भी एडवर्सिटी आती है ना अल्जमेन स्टर्लिंग के पास, तो अल्जमेन स्टर्लिंग जो है ना रिजल्ट को एक्सेप्ट करके बैठ जाता है। ही डजंट ओवरकम एडवर्सिटी, और हेनरी सहूटो जैसे फाइटर के खिलाफ वो आपको दिक्कत कर सकता है। अगर फाइट प्लान की बात करें तो अगर हेनरी सहूटो को जीतना है तो हेनरी सहूटो को पहले राउंड में अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखना है, और जो भी कुछ कर रहा है अल्जमेन स्टर्लिंग, वो ही हैज़ टू टेक दैट। कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना है, देखना है कि अल्जमेन स्टर्लिंग का गेम प्लान क्या है। और जब ये देखेगा तो हेनरी सहूटो अपना कार्डियो का कम उपयोग करेगा और हेनरी सहूटो का जो रिंग रस्ट है, जो 3 साल से बाहर होने के लिए है, वो कम आएगा। क्योंकि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट थिंग, रियल फाइट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है ना। हेनरी सहूटो को एक चीज़ अवॉइड करनी है और वो है किक्स। हेनरी सहूटो अपनी फाइटिंग में किक्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है और कई फाइट जीतने के लिए उसने किक्स का इस्तेमाल किया, बट इस फाइट में आई वुड लाइक हिम टू अवॉइड किक्स, क्योंकि किक्स अगर करेगा तो वो आसानी से टेक डाउन देगा अल्जमेन स्टर्लिंग। अल्जमेन स्टर्लिंग हाथ पकड़ के ग्राउंड में ले जाने में बहुत माहिर आदमी है। ठीक है। और फिर सेकंड राउंड से आपको अल्जमेन स्टर्लिंग को प्रेशर में डालना है, और अल्जमेन स्टर्लिंग के चिंक आर्मर में इतना से भी चिंक दिखाई देता ना, छोटी सी भी कमी दिखाई देती है, उसको एक्सप्लॉइट करने का है। क्योंकि बस 15 सेकंड 20 सेकंड की बात है, अगर 15-20 सेकंड तक आप डोमिनेट करते हो ना अल्जमेन स्टर्लिंग को, तो आप ये पाओगे कि अल्जमेन स्टर्लिंग विल गिव अप वेरी सून। जहाँ तक अल्जमेन स्टर्लिंग की बात है, अल्जमेन स्टर्लिंग के जीत का 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते रेसलिंग के थ्रू ही जाते हैं। ग्राउंड एंड पाउंड में भी अल्जमेन स्टर्लिंग अच्छा है, ऑल्दो अल्जमेन स्टर्लिंग ग्राउंड एंड पाउंड का उपयोग नहीं करता। वो ग्राउंड में जाने के बाद टॉप कंट्रोल और डोमिनेट करने की जगह बैक लेना चाहता है और सबमिट करना चाहता है, और सबमिट कर सकता है वो। ठीक है। और दूसरा सिंपल है कि हेनरी सहूटो की अगर किक आती हैं तो उनका इस्तेमाल करे टेक डाउन के लिए। एक बार टेक डाउन फेल होता है तो दोबारा टेक डाउन जाए, तीसरी बार टेक डाउन जाए। मैं एक बात बताना भूल गया आपको हेनरी सहूटो वाले गेम प्लान में, हेनरी सहूटो को डिस इंसेंटिवाइज करना होगा आपके अल्जमेन स्टर्लिंग की जो टेक डाउन है उसको। जब कभी अल्जमेन स्टर्लिंग टेक डाउन करता है उसको किसी न किसी तरह की सज़ा देनी पड़ेगी, या तो हार्ड पंचेस ग्राउंड में जाते समय, या फिर ऊपर उठते समय, या फिर अगर ग्राउंड में है तो अगर रिवर्सल करता है हैरी सहूटो 1-2 बार तो अल्जमेन स्टर्लिंग को लगेगा कि इट्स अ
फूल्स एरेंड, वी शुड नॉट डू दैट, ठीक है ना। इन दी एंड अगर आपका हेनरी सहुटो जैसा गया था वैसे ही आ जाता है तो कोई कोई कंपटीशन नहीं है। हेनरी सहुटो, अल्जमेन स्टर्लिंग अच्छा होने के बावजूद भी हेनरी सहुटो उससे एक क्लास ऊपर है। पर मुझे डर इस बात का है कि ये 3 साल का गैप है और हेनरी सहुटो की उम्र है, वो हेनरी सहुटो को काफ़ी दिक्कत देने वाली है। इसलिए मेरा दिमाग कहता है कि हेनरी सहुटो शुड लूज दिस फाइट। बट मेरा दिल कहता है कि जब सारी दुनिया सोचती है ना कि आप हार रहे हो, तब ग्रेट परफॉर्म करते हैं और अपनी ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। और हेनरी सहुटो मेरे दिमाग में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। और आई थिंक ही विल बी एबल टू ओवरकम दिस एज गैप, स्पीड गैप, पावर गैप, रीच गैप, ग्राउंड डोमिनेंस गैप एंड यूथ गैप। आई थिंक हेनरी सहुटो विल ओवरकम एंड मेरा दिल कहता है कि हेनरी सहुटो जीतेगा ये फाइट। पैसा अगर लगाना होता तो हेनरी सहुटो पे ही लगाया जाता, क्योंकि दिल जहाँ है वहीं पैसा लगाना चाहिए, ठीक है ना। आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मेरे उससे सहमत हैं या नहीं सहमत है, या फिर ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, है ना। वैसे मैंने कहा लॉजिकली देखा जाए तो हेनरी सहुटो शुड लूज, बट समटाइम्स ग्रेट परफॉर्म्स एट ग्रेटेस्ट लेवल। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।